हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सिलेबस में। इस चैनल में आप पढ़ पाएंगे कंप्लीट एनसीईआरटी सिलेबस। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन की लेक्चर सीरीज़ प्रोवाइड करा पाएँ। फिलहाल चल रही है क्लास 11 फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ और आज का वीडियो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का पार्ट 4। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेडी एंड टर्बुलेंट फ्लो। हमारा आज का थर्ड टॉपिक होगा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स और आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। अभी तक हमने जिस भी फ्लूइड की स्टडी की है वो कैसा फ्लूइड था? फ्लूइड एट रेस्ट। आज हम जिस फ्लूइड की स्टडी करने जा रहे हैं वो कैसा फ्लूइड है? फ्लूइड इन मोशन, या फिर वो फ्लूइड जो कि फ्लो कर रहा है। तो जब मोशन में फ्लूइड होता है तो उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? फ्लूइड डायनेमिक्स। जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसका वो फ्लो दो तरीके से हो सकता है, या फिर हम ये कहें कि फ्लूइड फ्लो के दो टाइप हो सकते हैं। पहला टाइप होता है स्टेडी फ्लो एंड नंबर 2 इज टर्बुलेंट फ्लो। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? स्टेडी फ्लो। इसको समझने के लिए यहाँ पर आप एक फिगर देखिए। इसमें एक ट्यूब है जिसके अंदर एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है। इस फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, पॉइंट ए। मान लीजिए इस पॉइंट ए से पास होने वाले एक फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक पार्टिकल आपने कंसीडर किया जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। उस पार्टिकल के पीछे आने वाला पार्टिकल जब पास होता है इस पॉइंट से तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। अब जो थर्ड पार्टिकल आएगा उसकी भी सेम वेलोसिटी, फोर्थ पार्टिकल की भी सेम वेलोसिटी। इसी तरह से इस पॉइंट ए से जितने भी फ्लूइड पार्टिकल पास होंगे सबकी कितनी वेलोसिटी होगी? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर आप एक फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसीडर करें और उस पॉइंट से पास होने वाले हर फ्लूइड पार्टिकल की सेम वेलोसिटी हो तो इस तरीके के फ्लूइड फ्लो को क्या कहा जाएगा? स्टेडी फ्लो। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर पॉइंट कंसीडर नहीं करना है तो आप इस फ्लूइड के अंदर कोई और पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट भी कंसीडर किया हुआ है जिसे हमने क्या नाम दिया है? पॉइंट बी। तो मान लीजिए यहाँ पर एक फ्लूइड पार्टिकल जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है उसकी वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड। तो इस पॉइंट से जितने भी अब पार्टिकल पास होंगे तो उन सभी की वेलोसिटी क्या होगी? 7 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका वो फ्लो किस तरीके का है? स्टेडी फ्लो। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे जो अब आपको समझ में आ जाएगा। इन स्टेडी फ्लो द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स रीचिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट इज द सेम एट ऑल पॉइंट। ठीक है, तो हमने देखा कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एक पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वही उसके आने वाले सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी पार्टिकल आएगा वो अपने प्रीवियस पार्टिकल की तरह ही सेम पाथ फॉलो करेगा। तो यहाँ पर आप दूसरा स्टेटमेंट क्या देखेंगे कि ईच पार्टिकल फॉलोज द सेम पाथ एज टेकन बाय अ प्रीवियस पार्टिकल पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। दूसरी चीज़, अगर आप फ्लूइड फ्लो की बात करें तो जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो एक बार फिर से बोलूँगी कि फ्लो होता क्या है? फ्लूइड पार्टिकल्स। तो जब एक फ्लूइड पार्टिकल फ्लो होता है तो उसका फ्लूइड के अंदर एक पर्टिकुलर पाथ होता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एक ब्लू लाइन है। ये ब्लू लाइन क्या शो कर रही है? एक फ्लोइंग फ्लूइड के फ्लूइड पार्टिकल का पाथ। ब्लू लाइन क्या शो कर रही है? एक फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर एक फ्लूइड पार्टिकल है, उसका पाथ। ठीक है, तो इसके इस पाथ को क्या बोला जाएगा? लाइन ऑफ फ्लो। फिर से देखिए, फ्लोइंग फ्लूइड के अंदर फ्लो क्या हो रहे हैं? फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो हो रहे हैं। तो अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल को लें और उसके पाथ का एक कर्व बनाएं तो उसके पाथ को क्या बोला जाएगा? लाइन ऑफ फ्लो। अब मान लीजिए आपको पूछा जाए कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उस मूविंग फ्लूइड पार्टिकल की क्या डायरेक्शन है, तो आपको करना कुछ नहीं है।
जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपसे डायरेक्शन पूछी जा रही है, आपको उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है और वही टेंजेंट की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, उस मूविंग फ्लूइड पार्टिकल की। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाई गई है। यहाँ पर एक पॉइंट P है। अगर P पर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मूविंग फ्लूइड पार्टिकल, तो आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की है, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि मूविंग फ्लूइड पार्टिकल की क्या डायरेक्शन होगी। तो अभी हमने क्या देखा कि एक मूविंग फ्लूइड पार्टिकल का जो पाथ होता है उसे क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ फ्लो। अगर हम स्टेडी फ्लो की बात करें तो स्टेडी फ्लो में हमने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलने वाले सभी फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होगी, यानी कि हर आने वाला नया पार्टिकल अपने प्रीवियस पार्टिकल के पाथ को फॉलो करेगा। पाथ को फॉलो करने का मतलब ये होता है कि जो पाथ एक पार्टिकल का होगा वही पाथ सारे के सारे पार्टिकल्स का होगा। तो इस तरीके का जब कंस्ट्रक्शन किया जाता है या फिर इस तरीके के पाथ को जब ट्रेस करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन। ठीक है, तो अगर फ्लूइड का फ्लो स्टेडी है तो उसके जो फ्लूइड पार्टिकल का पाथ होगा वो किस तरीके का होगा, स्ट्रीमलाइन। अब मान लीजिए आप स्ट्रीम लाइन के किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट क्या शो करती है, फ्लूइड पार्टिकल की डायरेक्शन। बट जब आप स्ट्रीम लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल की डायरेक्शन शो नहीं करेगी, बल्कि वो टेंजेंट सारे के सारे फ्लूइड पार्टिकल्स की डायरेक्शन को शो करेगी, क्योंकि हर एक पार्टिकल का वही सेम पाथ होगा। तो यहाँ पर आप एक फिगर देख सकते हैं, एक एस एरिया है और इसमें कई सारे स्ट्रीम लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं। तो सबसे पहला जो ऊपर आप एक स्ट्रीम लाइन देख पा रहे हैं, तो ये एक फ्लूइड पार्टिकल का आप पाथ कह सकते हैं या फिर आप सारे के सारे फ्लूइड पार्टिकल्स का पाथ कह सकते हैं। तो यहाँ पर कई सारे स्ट्रीम लाइंस ड्रॉ हुए हैं और जब इस तरीके से एक साथ कई सारे स्ट्रीम लाइंस ड्रॉ होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, ट्यूब ऑफ फ्लो। स्टेडी फ्लो पढ़ने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे दूसरे टाइप का फ्लो जो कि होता है टर्बुलेंट फ्लो। किसी भी फ्लूइड का फ्लो स्टेडी तब तक पॉसिबल है जब तक वो फ्लूइड लो स्पीड से मूव करता है, बट अगर हम उस मूविंग फ्लूइड की स्पीड को इंक्रीज़ करते चले जाएं तो धीरे धीरे होगा क्या कि उस फ्लूइड की स्टेडीनेस ख़त्म होती जाएगी और फ्लूइड का फ्लो कैसा हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। उस एक पर्टिकुलर स्पीड को क्या बोला जाता है, क्रिटिकल स्पीड। तो क्रिटिकल स्पीड कौन सी स्पीड होती है, अगर आप क्रिटिकल स्पीड से कम स्पीड में फ्लूइड का फ्लो कराएंगे तो वो फ्लो कैसा होगा, उसका स्टेडी फ्लो। बट अगर फ्लूइड की स्पीड क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा होगी तो फ्लूइड कैसा फ्लो करेगा, टर्बुलेंट फ्लो। तो अगर हम टर्बुलेंट फ्लो की डेफिनेशन देखें तो हम बोल सकते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकलने वाले सारे के सारे फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम नहीं होती है बल्कि डिफरेंट होती है। इसे हम एक फिगर की हेल्प से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब फ्लूइड का फ्लो स्टार्ट होता है तो वो स्टेडी फ्लो होता है। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप स्टार्टिंग में देखेंगे कि बहुत सारी स्ट्रीम लाइंस ड्रॉ की हुई हैं जो कि क्या शो करती हैं कि फ्लूइड का जो फ्लो है वो कैसा है, स्टेडी है। इस फ्लूइड के आगे एक पॉइंट पर हमने एक ब्लॉक रखा। अब जैसे ही ये मूविंग फ्लूइड इस ब्लॉक पर टकराता है तो इसकी स्टेडीनेस ख़त्म होती है और ये किस तरीके का फ्लो शो करता है, टर्बुलेंट फ्लो शो करता है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से निकलने वाले सभी फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम नहीं है बल्कि अलग अलग है। या फिर हम अगर इस एरिया में किसी भी फ्लूइड पार्टिकल की पाथ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक फ्लूइड पार्टिकल का पाथ दूसरे फ्लूइड पार्टिकल के पाथ से अलग है। ठीक है, तो ब्लॉक से पहले जो फ्लूइड का फ्लो था वो किस तरीके का था, स्ट्रीमलाइन। ब्लॉक बीच में रखा, इससे फ्लूइड टकराया और उसका फ्लो कैसा हो गया, टर्बुलेंट हो गया। तो हम अपने आसपास भी टर्बुलेंट फ्लो के कई एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि वाटरफॉल से गिरता हुआ जो वाटर रहता है उसे आप देखेंगे तो उसका जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट होता है।
इसके अलावा किसी फास्ट फ्लोइंग रिवर से जो वाटर बह रहा होता है और वो कई सारे रॉक से टकराता है, उस वाटर को भी हम क्या बोलेंगे, उसके फ्लो को हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। और आज का नेक्स्ट टॉपिक है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसकी डेंसिटी प्रेशर चेंज करने पर चेंज नहीं होती है। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए हमारे पास एक फ्लूइड है जो कि कैसा है, इनकम्प्रेसिबल। तो उस फ्लूइड पर अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे तब भी उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की डेंसिटी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने के बाद भी सेम रहती है, यानी कि चेंज नहीं होती है। तो आगे आने वाले टॉपिक्स में अगर हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मेंशन करेंगे तो उसका मतलब आपको क्या समझना है, ऐसा फ्लूइड जिसकी डेंसिटी सेम रहती है। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसमें हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे। डेरिवेशन करने से पहले हम इस फिगर को समझते हैं। यहाँ पर हमने एक ट्यूब लिया है जिसके अंदर एक फ्लूइड फ्लो हो रहा है। इस ट्यूब में हम दो पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए पर एक क्रॉस सेक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसका एरिया है A1। पॉइंट बी पर एक और क्रॉस सेक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसका एरिया है A2। फ्लोइंग फ्लूइड की वेलोसिटी पॉइंट ए पर कितनी है, V1, और पॉइंट बी पर कितनी है, V2। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिराइव करने के लिए हम मास कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लेंगे। मास कंजर्वेशन ये कहता है कि अगर किसी ट्यूब के अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उस ट्यूब के एक क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला मास दूसरे क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले मास के इक्वल होता है। जैसा कि आप इस ट्यूब में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने दो क्रॉस सेक्शंस लिए हैं जिसका पहले का एरिया है A1, दूसरे का एरिया है A2। तो A1 एरिया से जितना भी मास पास होगा वो किसके इक्वल होगा, A2 एरिया से पास होने वाले मास के इक्वल होगा। ये क्या कहलाता है, मास कंजर्वेशन। तो हमें करना क्या है, पॉइंट ए पर मास की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसके बाद हमें पॉइंट बी पर मास की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल से दोनों मासेस को इक्वल करना है। ठीक है, तो हमारा पहला काम क्या है, मास की कैलकुलेशन करना। तो चलिए डेरिवेशन की स्टार्टिंग करते हैं। डेरिवेशन स्टार्ट करते टाइम आप यही लिखेंगे कि दो पॉइंट कंसीडर करने हैं एक ट्यूब में, ए एंड बी। फिर दो क्रॉस सेक्शंस कंस्ट्रक्ट करने हैं, पहले का एरिया A1, दूसरे का एरिया A2। इसके बाद आपको वेलोसिटी बतानी है कि पॉइंट ए पर फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है, V1, और पॉइंट बी पर फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है, V2। अब हमने आपको क्या बोला था कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है। तो मास कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले फ्लूइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा। फिर हम उस वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको किसकी वैल्यू देगा, मास की वैल्यू देगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं पॉइंट ए पर। पॉइंट ए पर हम एक डेल्टा x1 लेंथ का एक सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस लेंथ से जो फ्लूइड पास हो रहा है वो डेल्टा t टाइम पर पास हो रहा है। ठीक है, तो अगर फ्लूइड की वेलोसिटी है V1 तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा x1 डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो इससे हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, डेल्टा x1 की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या हो जाएगी, V1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t। ये क्या आ गया, जो हमने ये सिलेंडर कंस्ट्रक्ट किया था उसकी लेंथ आ गई। डेल्टा x1 की कितनी वैल्यू आ गई, V1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t। अब अगर हम इस लेंथ को इस सिलेंडर के इस बेस एरिया से मल्टीप्लाई कर दें जिसकी वैल्यू कितनी है, A1, तो हमें इस सिलेंडर का क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा फाइनली, A1 V1 डेल्टा t। मान लीजिए ए पॉइंट पर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी है ρ1। तो अगर हम इस डेंसिटी ρ1 को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट ए पर फ्लोइंग फ्लूइड का मास आ जाएगा जो कि कितना आएगा, ρ1 मल्टीप्लाइड बाय A1 V1 डेल्टा t। एक बार फिर से देख लीजिए, हमें क्या कैलकुलेट करना है, पॉइंट ए पर मास की वैल्यू। उसके लिए सबसे पहले हमें किसकी कैलकुलेशन करनी है, वॉल्यूम की कैलकुलेशन करनी है। वॉल्यूम के लिए हम एक डेल्टा x1 लेंथ का सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसकी वैल्यू कितनी निकल कर आती है, V1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t। इसको हम इस बेस एरिया A1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकल कर आएगा। अगर फ्लूइड की डेंसिटी पॉइंट ए पर ρ1 है तो ρ1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम आपको किसकी वैल्यू देगा, मास एट पॉइंट ए।
इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि एट पॉइंट बी मास की वैल्यू कितनी होगी, ρ2 मल्टीप्लाइड बाय A2V2 डेल्टा टी, जहाँ पर ρ2 क्या है, फ्लूइड की डेंसिटी एट पॉइंट बी। तो अब हमें क्या लगाना है, इसके बाद हमने ए पॉइंट पर मास की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, बी पॉइंट पर मास की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। मास कंजर्वेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि दोनों पॉइंट्स पर मास की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। तो अब हम लास्ट में क्या लिखेंगे, ρ1 A1 V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू ρ2 A2 V2 डेल्टा टी। अब मान लीजिए ये जो हमने फ्लूइड लिया है ये इसका नेचर क्या है, इनकम्प्रेसिबल। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जिनकी डेंसिटी सेम होती है। तो अगर डेंसिटी सेम होगी तो ρ1 किसके इक्वल हो जाएगा, ρ2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इक्वेशन में क्या रखेंगे, ρ1 ρ2 की जगह रो रखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में रो और डेल्टा टी सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और फाइनली हमें क्या मिलेगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, A इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो A इंटू V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या कहलाता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसका स्टेटमेंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द स्पीड रिमेन्स द सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ अ ट्यूब ऑफ फ्लो। अगर एक ट्यूब में फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और पहले ही मैंने आपको बताया है कि ये किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। तो A इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से हम क्या समझते हैं, दोनों का प्रोडक्ट क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। तो मान लीजिए फ्लूइड जहाँ पर फ्लो हो रहा है जिस ट्यूब में, तो उसके एक पोर्शन का एरिया कम है। तो जहाँ पर एरिया कम होगा फ्लूइड की वेलोसिटी वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, और जहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा फ्लूइड की वेलोसिटी वहाँ पर कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि जो A1 एरिया है वो A2 एरिया से छोटा है। तो A1 एरिया में जो फ्लूइड की वेलोसिटी है V1 वो ज़्यादा होगी, A2 एरिया बड़ा है तो यहाँ पर फ्लूइड की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे बर्नौली थ्योरम, जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स में बने रहिए। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।